तो लास्ट वर्ड के एंड पर हम लोगों ने देखा था कि सारे बजरंगम के कल्टीवेटर फैंग को ढूंढने के लिए दोबारा से मिस्टीरियस डोमेन के अंदर एंट्री लेता है, बट वहाँ पर उन लोगों को एक व्हाइट सा रेगिस्तान मिलता है। फैंग का वहाँ नामो निशानी नहीं था और उसी पल उनके पीछे से एक आसमान में एक बहुत ही बड़ा सा रिफ्ट ओपन होता है। सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे, बट उसके अंदर से बाहर निकलता है हमारा फैंग। वो उन सभी को इग्नोर करते हुए जमीन में लैंड करते हुए सोचता है अभी अभी वो थ्रोन का ऑरा बिल्कुल इसी तरफ से गया था। मेरे हिसाब से वही पीछे से स्पिरिट एसोसिएशन के डायरेक्टर हेरेनिस से कहता है क्या ये ड्रैगन स्लेयर का पावर है। जैंग टैंग हमें भरते हुए कहता है हाँ ये डेफिनेटली वही है, बट वो भी थोड़ा सा हेरेनिस से कहता है क्या फैंग ने ऑलरेडी थर्ड स्टेज बजरंगम पर पहुंच चुका है। वो पीछे से चीखता है फैंग के नाम लेते हुए। फैंग भी घूमता है और वो लोग नीचे आता है। तुरंत ही वो डायरेक्टर सीधा फैंग के हाथ पकड़ते हुए कहता है मैं स्पिरिट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और इसका नाम यासाओ है। फैंग को लगता है सबसे इसको नया अपॉइंट करा गया है क्योंकि उसने पहले कभी भी इससे नहीं मिला था, बट फैंग बिना इन सभी चीजों को लेकर डिस्कस करते हुए सीधा कहता है मुझे लगता है मेरे शहर के अंदर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है और वहाँ पर एक थ्रोन भी डिसेंट हुआ है और मैं उसी एनर्जी को फॉलो करते हुए यहाँ पर बाहर आया हूँ, नहीं तो मैं अंधेरे में कहीं खो ही जाता। तो फिर चलो मुझे अभी वहाँ पर ले जाने में मदद करो। जैंग टैंग और बाकी के पायनियर्स कहते हैं तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम बूढ़े लोग इस काम को काफी लंबे वक्त से कर रहे हैं, चलो फिर आ जाओ। इसी के साथ सभी लोग अपनी एनर्जी को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करता है और वहाँ से स्पेस रिफ्ट ओपन होने लगता है। वही फैंग को डर लग रहा था, वो मनी मन सोचता है मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इली काफी बुरी हालतों में है। सारे लोग तुरंत से आगे बढ़ते हैं पोर्टल की तरफ। जैंग टैंग और उस डायरेक्टर के दिल में एक क्यूरियोसिटी जाग रही थी कि फैंग ने अंदर ऐसा क्या किया कि उसकी ताकत अब बजरंगम के तीसरी स्टेज का लग रहा है। शिफ्ट होता है टाई सिटी के अंदर, वहाँ हर जगह तफाही मची पड़ी थी। वहाँ बाहर से आए गए पायोनियर्स अंदर एंट्री करने के लिए डिफेंस फोर्स के साथ फाइट कर रहे थे। पीछे से एक लड़का कहता है कि ये लोग पागल हो चुके हैं, ये लोग अचानक से इतने पागलपन के साथ स्पिरिट एसोसिएशन के विरुद्ध विद्रोह क्यों कर रहा है। वही उसके सामने डायरेक्टर कहता है ये सभी लोग बस सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल लोमड़ियों की तरह, और जब इनको वो मौका मिला वो अपने असली रंग दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो सामने दोनों एरोगेंट फाइनर्स को खत्म करते हुए कहता है बाकी लोग बिल्कुल थ्रोन की तरफ चले जाओ और वहाँ के डिफेंस फोर्स को गार्ड करने में मदद करो, बाकी यहाँ से मैं संभाल लूंगा। बट डायरेक्टर को मनी मन कोई आशा नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि इन बाहरी पायोनियर्स के नंबर्स काफी ज्यादा थे, बट वो फिर भी अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा था। उसी पल सामने से एंट्री होता है वांग लैन और सोंग यिमिंग का। डायरेक्टर काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कि तुम लोग हेडक्वार्टर से आए हो। वो लोग हंसते हुए कहता है नहीं, ड्रैगन स्लेयर ने हमारे ऊपर काफी एहसान करे हैं, तो फिर हम लोग अभी वो एहसान चुकाने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर यिमिंग अपने हाथ पर फायर एनर्जी को इकट्ठा करते हुए सामने की तरफ एक एक्सट्रीम फोर्स को रिलीज करता है। वहाँ वो रैंडम पायनियर्स चीखते हुए कहते हैं ये सभी लोग टाई सिटी को क्यों मदद कर रहे हैं, जबकि हमारे हिसाब से लग रहा है ड्रैगन स्लेयर ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुका है। यिमिंग कहता है कितना ही ज्यादा पागल लोग हो, मैं इतना ताकतवर होने के बावजूद टाई सिटी के किसी चीज को छूने का हिम्मत नहीं कर सकता और तुम कीड़े मकोड़े अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान सोच रहे हो। उसी पल सेन का भी एंट्री होता है, वो भी अपने पावर के दम पर वहाँ काफी सारे पूरे पायनियर्स को जमा देता है बिल्कुल आइस स्टैचू में। भाई कुछ लोग फैंग के घर पर पहुंच जाता है। वो लोग एक इविल स्माइल देते हुए सोचता है मैंने सुना है इस घर के अंदर बहुत ही खूबसूरत दो लेडी रहते हैं, आज से एक घर और सब कुछ मेरा है। उसी पल साइड से कोई बांसुरी बजाने लगता है और वो बांसुरी का धुन वहाँ पर सारे लोगों के शरीर को कंट्रोल कर लेता है। वो लोग अपने ढंग से नाचना शुरू कर देता है। वो लोग अपने शरीर के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल को खो दिया था। उस जगह पर था कैप्टन चिनरो। हमें बताता है जो भी शख्सियत जितना ज्यादा लालची होता है उनका दिल उतना ही ज्यादा कमजोर होता है, को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। और आज लगता है ये बिल्कुल सच है। उधर पहाड़ के ऊपर और भी काफी सारी ताकतवर कल्टीवेटर बढ़ रहे थे उस थ्रोन को कब्जा करने के लिए। वहाँ 3 ताकतवर कल्टीवेटर लैंड करता है और अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है ये टाई सिटी के स्पिरिट एसोसिएशन के लोग हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। बट दूसरे ही पल उनके ऊपर थंडर एट्रीब्यूट का एक बहुत ही ताकतवर स्ट्राइक होता है और उनके चीथड़े उड़ जाते हैं। पीछे से लोग चौंकते हुए कहते हैं ये क्या था, ये तो थंडर का पावर था, बट हम सभी लोग तो थंडर या फिर डुएल एट्रीब्यूट को पोसेस करते हैं, तो फिर ये थ्रोन हमें रिजेक्ट क्यों कर रहा है। कैसा हो सकता है किसी ने ऑलरेडी उस थ्रोन के ऊपर बैठने का कोशिश करने लगा है। एक बंदा जोर से चीखते हुए कहता है अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग टाई सिटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, स्पेशली उस ड्रैगन
स्लेयर के सारे साथी और लोगों को। तभी पीछे से एक साया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और ये था असल में हमारा फैंग। वो एक इविल लुक देते हुए कहता है, कौन मेरा नाम ले रहा है? और बस आवाज से ही वहां पर सारे लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। फैंग तुरंत से अपने टैंक शॉट को बाहर निकलता है और बिल्कुल एक मौत की साई की तरह धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। फिर सामने एक खतरनाक सा स्ट्राइक छोड़ता है जिससे कि एक बहुत ही बड़ा सा आग से बना हुआ राक्षस बनते हुए उन सभी को उसी जगह पर जलाकर खाक कर देता है। फैंग फिर आराम से साइड में उस पहाड़ी के टॉप पर देखता है जहाँ पर अभी भी उस थ्रोन का ब्लू ऑरा रिलीज हो रहा था। दिखाई देता है उस थ्रोन में बैठने का कोशिश असल में हमारा इली कर रहा था। भाई पीछे से कैप्टन सू और बाकी के छोटे बड़े कल्टिवेटर इली को थ्रोन के रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए शील्ड प्रोवाइड कर रहा था। कैप्टन सू दांत कसती हुई मानी मन सोचती है, आज चाहे मेरा जान भी चली जाए, जब तक मेरे शरीर के अंदर एक बूंद भी पावर है मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। इली तुम जरूर से इसे कर पाओगी, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। उसी पल तभी वहाँ पर किसी का एंट्री होता है जो कि इली के शील्ड को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है, जिसे देखते हुए कैप्टन सू पूरी तरीके से चौंक जाती है और तुरंत ही स्पिरिट शील्ड टूटने के कारण से उसे ब्लैकलिस्ट का सामना करना पड़ता है। बाकी के पायनियर्स कैप्टन सू को संभालता है और जोर से चीखता है, अरे ये क्या ड्रैगन स्लेयर है? भाई हमारा फैंग एक स्माइल देते हुए पीछे घूमता है और कहता है, कैप्टन सू लॉन्ग टाइम नो सी। उसके बाद फैंग अपने स्पिरिट शील्ड को एक्टिवेट करता है और इली को एक अल्टीमेट प्रोटेक्टिव शील्ड दे देता है जो कि शायद से उस थ्रोन का भी तोड़ने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद फैंग वहां से निकलते हुए टाई सिटी पर पहुंचता है और कुछ देखते हुए उसके गुस्से का परत आसमान छू जाता है क्योंकि टाई सिटी के अंदर इधर उधर बड़े बड़े धमाके हो रहे थे क्योंकि बाहरी कल्टिवेटेड इस शहर को दफा करने का कोशिश कर रहा था। फैंग गुस्से में कहता है कि सभी लोग बस इस थ्रोन के लालच में ये सब कर रहे हैं। पीछे से कैप्टन सू कहती है, साहिब से नहीं, थ्रोन के डिसेंट होने के बाद कुछ टाइम तक यहाँ पर काफी शांति था, बट जब उन लोगों को धीरे धीरे पता चला कि तुम इस शहर के अंदर मौजूद नहीं हो तो फिर वो लोग बिल्कुल इंसानी लालच में और जेलसी में आकर इस शहर को दफा करने लगे और उनका टारगेट ये पूरा शहर, तुम्हारा घर और तुम्हारे आसपास के लोग हैं। सब सुनने के बाद फैंग अपने पूरे पावर को एक्टिवेट करता है। उसके शरीर से एक यंग एट्रीब्यूट और फायर एट्रीब्यूट से बना हुआ फायरी पिलर आसमान छू जाता है और वो अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए बाहरी सारे कल्टिवेटर को एक ही पल में डिटेक्ट कर लेता है और फिर वो ऐलान करता है, यहाँ से आज एक भी दुश्मन को बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। वहीं पीछे से कैप्टन सू हमारे हीरो के पावर को देखते हुए पूरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि पावर उसके शरीर को भी अंदर से हिला रही थी। बट वहाँ हर जगह फैंग के दोस्त, मिलिट्री के लोग और स्टार गॉड वॉरजोन के लोग भी दुश्मन के साथ फाइट कर रहे थे। बट अचानक से फैंग को साइड से कुछ महसूस होता है। वो पीछे देखता है, लिली वहाँ पर थोड़ा सा आवाज करता है। वो साइड में जोर से खांसती है। फैंग तुरंत से बिल्कुल नरम दिल हो जाता है। वो मनी मन सोचता है, अचानक से इस शहर के अंदर के कैवास और मेरे डिसअपीयर के कारण से मेरे कजिन बहन के ऊपर अचानक से बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया होगा। मुझे पता है उसकी विल पावर कितना ज्यादा ताकतवर है। वो सबके लिए अपने जान के ऊपर खेलने से भी नहीं डरी और यहाँ पर आकर इस थ्रोन के लिए अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने चली थी। वो मनी मन सोचता है, ये छोटा बहन जो कि एक वक्त को उसके गोद में खेलती थी, वो आज कितनी बड़ी हो चुकी है और अगर उसे कुछ होता है तो फिर ना वो खुद को ना आंटी उसको कभी माफ करेगा। वो जोर से चीखता है, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके साथ वो शील्ड के अंदर और भी ज्यादा अपना स्पिरिचुअल एनर्जी डालने लगता है जिससे कि वो इली को प्रोटेक्ट कर सके। वो जोर से चीखता है, तुम कमीने थ्रोन, बस एकलौती पावर के साथ तुम्हें लग रहा है तुम मुझे रोक पाओगे और तुम मेरे लोगों को हार्म पहुंचा पाओगे। फैंग का पावर इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि नीचे के लोग धीरे धीरे पीछे खिसकने लगते हैं, बट फैंग रुकने का नाम नहीं लेता। वो अपने पूरे एनर्जी को धीरे धीरे उस डोमेन के अंदर डालता ही जाता है। इली हैरान होते हुए सोचती है, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एनर्जी तो मुझे फैंग का नहीं लग रहा। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि एंडलेस फर्टिलिटी एक्टिवेट हो चुका है और आसपास से एनर्जी को सोखते हुए फैंग अपने शरीर को धीरे धीरे हील कर रहा है और अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को भी उतने ही स्पीड के साथ रिकवर कर रहा है। मतलब फैंग जितना पावर इस डोमेन के अंदर डाल रहा है उतना ही पावर को वो साइड से सोखते हुए दोबारा से अपने शरीर को रिचार्ज कर रहा है, जिसके कारण से ये चेन बिल्कुल एंडलेस बन जाता है। कुछ पल के बाद एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा सा स्पाइरल वेव पिलर आसमान की तरफ बढ़ता है। दूर से वो सारे इविल कल्टिवेटर इस चीज को देखते हुए चौंकता है और हैरानी से कहता है, क्या उस थ्रोन को कोई दोबारा से कब्जा करने का कोशिश कर रहा है? वही डायरेक्टर कहता है कि किसी ने उसे ऑलरेडी अपना बना लिया है। देखो अगर कुछ भी गलत चीज हो जाता है तो हेडक्वार्टर और स्टार गॉड वॉरजोन को रिपोर्ट कर देना हमारे फाइनल प्लान को एक्टिवेट करने के लिए। वही दिखाई देता है यहाँ पर फैंग ने उस थ्रोन के पूरे डिफेंसिव फोर्स को अकेले खत्म कर दिया था और फिर
फिर सीधा आकर थ्रॉन के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, माफ करना, तुमने मेरे बहन को कुछ ज्यादा ही चोट पहुंचा दिया है, अब तुम्हें इसका सजा भुगतना पड़ेगा। इसके साथ वो उस थ्रॉन के पार को ही सूखने लगता है और उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कॉम्पिटिशन सक्सेसफुल। और फिर उस थ्रॉन के पार को अपने हाथ पर कॉन्सेंट्रेट करता है। उसके हाथ पर एक येलो कलर का क्रिस्टल सा बन जाता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, ये है सिनकुई, जो कि इंस्टेंटली किसी की ताकत को 3 गुना तक बढ़ा सकता है और उसके अटैकिंग पावर को भी। बट इसको लेने के बाद कोई अपने मेटल फिजिक को एक्टिवेट कर सकता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर और मेटल से डैमेज पावर सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा और उसका डैमेज पे 20% के हिसाब से घट जाएगा। फेंग तुरंत से उस टुकड़े को इली के अंदर भेज देता है और इली उस पावर को धीरे धीरे सोखने लगता है। वही दूसरी तरफ स्पिरिट एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पर कुछ लोग दीवार तोड़ते हुए एंट्री लेता है और कहता है, अरे टाई सिटी को तो जिया किंगडम के अभी के टाइम टॉप सिटी कहा जा रहा था। खैर तुम लोगों के पास बस इतना ही डिफेंस के लोग हैं, तुमने उस कायर से कैप्टन को बाहर निकालो। हम ये देखना चाहते हैं वो ड्रैगन सिलर किस लायक है, या फिर ये सब कुछ बस एक मीडिया पब्लिसिटी था और उसके ताकत को इतना ज्यादा बढ़ाकर दिखाया जा रहा था। वो सीधा बढ़ते हुए वहाँ एक साइंटिस्ट को गले से उठाता है और कहता है, लगता है तुम लोगों के पास उस ड्रैगन सिलर के अलावा और कुछ भी खास नहीं है। अगर ऐसा ही है तो फिर चलो तुम लोगों को उसी के पास पहुंचा देते हैं। उन लोगों को लग रहा था ड्रैगन सिलर साहब से मर चुका है, बट वो साइंटिस्ट कांपते हुए कहता है, वो देखो उस साइड पर स्पिरिट क्रिस्टल है, वॉल्ट नंबर 3 पर, तुम उनको रख सकते हो। स्पिरिट क्रिस्टल का नाम सुनते हुए वो बंदा पूरी तरीके से चौंक जाता है और वो लोग पास ले आते हुए कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम सही में मुझे स्पिरिट क्रिस्टल देने वाले हो। वो साइंटिस्ट घबराते हुए कहता है, अब इस चीज को छुपाने का क्या ही मतलब बनता है, जब तुम मुझे खत्म करने के बाद में भी इस जगह पर तोड़फोड़ कर निकाल लोगे, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी साइड के उसके बाकी पायोनियर्स एक वॉल्ट को तोड़ते हुए कहता है, अरे देखिए सर, यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी स्पिरिट क्रिस्टल को छुपा कर रखा गया था। वो बंदा उस साइंटिस्ट को साइड में फेंकते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे जान को बख्श रहा हूँ। और वो ऑर्डर देता है, ठीक है तो वे सारे क्रिस्टल को यहाँ से उठा लो और फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। भाई वो साइंटिस्ट अपने दांत कसते हुए मन ही मन सोचता है, इन क्रिस्टल के ऊपर जो भी हाथ रखेगा उसके बाद पता नहीं इनका क्या हालत होगा, क्योंकि देश के सबसे टॉप बजरंग के कल्टीवेटर भी इन्हें लेने के लिए उनके पास जरूर से आएंगे और उसके बाद इन लोग के बचने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। वो लोग साइड के एक सोफे में बैठते हुए टाई सिटी के डिवीजन करने लगता है कि कौन सा आदमी कौन से जगह के ऊपर अपना कब्जा बनाएगा। फिर वो बॉस हंसते हुए कहता है, वो थ्रोन किसको मिलेगा ये पूरी तरीके से किसी के लक के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी उस ड्रैगन सिलर के वो रिलेटिव कजिन ने भी अभी तक उसे अपना नहीं बना पाया है। भाई दूसरे बंदे हंसते हुए इली के बारे में भला बुरा बात करने लगता है, जो कि फालतू में बोलकर मैं तुम्हारे मूड वेस्ट नहीं करूंगा। बट उनके सिर के ऊपर एक डार्क स्पाइरल सब बनने लगता है और तभी उसके अंदर से काली बूंदे उनके शरीर के ऊपर गिरने लगता है। वो बॉस हैरानी से कहता है, ये चीज क्या है, कि छत फट चुकी है। बट अचानक से उसकी आंख सिकुड़ जाता है, वो पूरी तरीके से कतरा कर उठता है। ये असल में डार्क एट्रीब्यूट का बारिश था। वहाँ पर सारे लोग अचानक से बिल्कुल कमजोर सा हो जाते हैं। वो लोग इस एट्रीब्यूट के बारिश को सह तक नहीं पा रहे थे, उनको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी वहाँ पर किसी के कदमों के आवाज सुनाई देता है, जो धीरे धीरे दरवाजे से एंट्री ले रहा था। वो बॉस बिना रुके चीखते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हारा इतना ज्यादा हिम्मत, तुम हमारे ऊपर हमला करने का कोशिश करो। तभी सामने वाला उसके चेहरे को एकदम से पकड़ लेता है और ये असल में हमारा फैंग था, जो कि धीरे से कहता है, बच्चे लोग ज्यादा आवाज नहीं करते। फिर फैंग उसे नीचे धड़ाम से फेंक देता है, फिर अपने टैंक शॉट को बाहर निकलता है। वो बॉस डरते हुए कहता है, ये तो ड्रैगन सिलर है, क्या ये मर नहीं गया था? फैंग एक इविल लुक देते हुए कहता है, जाके वहाँ पूछ लेना। इसके साथ वो सामने की तरफ एक स्ट्राइक छोड़ता है और बस एक ही काफी था उनका सफाया करने के लिए। फैंग एक शांत लुक देते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ हर किसी आम से फार्नर के अंदर वो जज्बा होना चाहिए जिससे कि वो लोग कॉम्पीट कर उस थ्रोन को अपना बना सके। और मैंने बाहर से सुना तुम लोगों का इनमें से कुछ भी मकसद नहीं था। तुम लोग टाई सिटी को कब्जा करना चाहते हो, यहाँ के लोगों के ऊपर जुल्म करना चाहते हो, यहाँ तक कि तुमने मेरी फैमिली को भी हार्म करने का कोशिश करा है। और जिन भी लोगों के दिल के अंदर ये सभी भावना जागी है, उनमें से किसी के सोल को भी बख्शा नहीं जाएगा। उसी के साथ वो अपने फायर ड्रैगन को आगे बढ़ाता है, जो कि दहाड़ते हुए उन सभी को फिनिश कर देता है। सिंसिट होता है स्ट्रीट में एक दूसरी जगह पर, जहाँ पर वांग सेन और एक पायनियर को पूरी तरीके से घेर लिया गया था। और उसी पल पीछे के एक बिल्डिंग में एक बहुत ही विशाल सा फायरी धमाका होता है। सिन कहता है, अरे लगता है वो आ चुका है। भाई वो घिरे हुए लोग भी कांपते हुए कहता है, क्या ये ड्रैगन स्लेयर का पावर था? क्या वो अभी भी जिंदा है? और हमारे बॉस के पावर को भी अब हमें महसूस नहीं हो रहा। लगता है वो सही में आ चुका है। हमें अभी यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो हम में से यहाँ पर कोई भी बच नहीं पाएगा। पर जब वो लोग भागे रहे थे तभी सेन आगे बढ़ते
करते हुए कहता है, अरे अब तक तो तुम लोग काफी बड़े बड़े शेर बन रहे थे, अब क्या हो गया? वही बाकी के स्पिरिट एसोसिएशन के लोग भी अब बिना रुके आगे बढ़ता है। डायरेक्टर चीखता है, अब इन लोगों का मोटिवेशन टूट चुका है, यही सही वक्त है इनको दफा करने का। बट अचानक से उनके पीछे से एक फायर से बना हुआ स्नेक आगे बढ़ने लगता है, बिल्कुल उनको हंट करने के लिए। वहाँ पर हर जगह आसमान में लंबे लंबे फायर से बने हुए बीम बिल्कुल स्नेक की तरह इधर उधर घूम रहे थे। रूसवा हैरानी से कहता है, ये किस तरीके का हमला है? मैंने आज तक ऐसे ताकत कभी नहीं देखा। वही वांग हैरानी से कहता है, जरा देखो इन लोगों के साथ में हम लोग कितने वक्त से फाइट कर रहे थे और ये फायर ऑरा बस एक ही पल में इन सभी को राख बना दिया। ये ताकत बस ड्रैगन स्लेयर के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। इली कहती है, अब यहाँ पर कोई भी इस थ्रोन के पास आने का हिम्मत नहीं करेगा। जल्दी से अब हेडक्वार्टर पर जाओ और उन स्पिरिट स्टोन को वहाँ से लेकर आओ। हमें अभी इली के लिए उनका बहुत ज्यादा जरूरत है। वही बाकी के कुछ लोग जो कि जंगल के रास्ते से वहाँ से भाग रहे थे, तभी उनके ऊपर भी बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स एंट्री ले लेता है। वो लोग हैरानी से कहता है, लगता है इन लोगों का रीइंफोर्समेंट भी अब आ चुका है, अब हम लोग क्या करें? तभी उन प्लेन से उतरता है सारे वज्रलिलम के कल्टीवेटर। कुछ पल के बाद सभी लोग मिलकर वहाँ सारे गुंडे लोगों को एकजुट कर लिए थे। वो लोग बिल्कुल अपने घुटनों में आते हुए कहता है, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, अगर आप लोगों का जरूरत पड़ा तो फिर हम लोग आप लोगों के लिए काम करने के लिए भी तैयार है। हम लोग हमारे देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। भाई वो ब्लू हेयर वाला कैप्टन भी मन ही मन सोच रही थी, इन लोगों को बस सही मौका चाहिए। अगर इन लोगों को दोबारा कहीं हम लोगों के अंदर कमजोरी देखा तो फिर ये लोग दोबारा से गद्दारी करने में बिल्कुल भी नहीं शर्माएंगे। सबके सब कमीने लोग कहेंगे। तभी आसमान से एक फायरी स्टार दिखाई देता है। सारे लोग चीखते हैं, वो देखो ड्रैगन स्लेयर आ रहा है। और बस बिल्कुल एक एस्ट्रॉइड की तरह फैंग वहां पर लैंड करता है और फिर अपने टैंक शॉट को बाहर निकलते हुए कहता है, तो फिर यही वो कुछ लोग हैं जो कि इस शहर के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। फिर वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर सारे लोगों का शरीर बिल्कुल जम सा गया था। वो लोग मन ही मन कहते हैं, ये किस तरीके का टेरिफाइंग प्रेशर है जो कि हम सभी के शरीर को बिल्कुल नम कर दिया है। मुझे लग रहा है हम लोग पहले से मर चुके हैं। हमें इस तरीके से टाई सिटी के ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं करना चाहिए था। भाई दूसरी तरफ फैंग अपने टैंक शॉट को हवा में उठाता है। दूसरी तरफ वो ब्लू हेयर वाली कैप्टन मन ही मन सोचती है, ये किस तरीके का टेरिफाइंग पावर है। लग रहा है ये अपने इस स्ट्राइक के साथ पूरे शहर को एक साथ तफा कर देगा। तभी फैंग अपने स्ट्राइक को सामने की तरफ लॉन्च करता है और वहां पर सब के सब राख में बदल जाते हैं। और इस टेरिफाइंग पावर को देखने के बाद ब्लू हेयर वाली सोचती है, ये तो बस स्पिरिट एसोसिएशन के डायरेक्टर के पावर को ही नहीं बल्कि मिलिट्री के एल्टाडू के पावर को भी काफी दूर तक सरपास कर चुका है। आज अगर ड्रैगन स्लेयर पावर को कंट्रोल नहीं करता तो बस अपने इसी एक स्ट्राइक के साथ पूरे शहर को एकदम में जला देता। भाई साइड से प्रेसिडेंट भी चौंकते हुए कहता है, जरा ये पावर देखो, इन सभी लोगों को रोकने में हमारे पूरे स्पिरिट एसोसिएशन और मिलिट्री के पसीने छूट रहे थे और ये ड्रैगन स्लेयर बस एक ही स्ट्राइक के साथ इनको बस खत्म ही नहीं किया बल्कि अपने पावर के ऊपर इस लेवल के कंट्रोल को हासिल कर लिया है जो कि इतने पास रहने के बावजूद हम लोगों को इसका हीट तक महसूस नहीं हो रहा। मैंने सोचा था इस ड्रैगन स्लेयर का पावर काफी ज्यादा है बट सही में देख लिया हम आम से पावनियार और उसके बीच किस लेवल का फर्क है। और वैसे इसी के साथ दोस्तों इस पार्ट को इसी जगह पर खत्म करते हैं। मैंने एक नया माइक्रोफोन ले लिया है, जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा माइक्रोफोन खराब हो चुका था। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल का कोई भी आता पता नहीं है यार, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे पता नहीं यार इन लोगों का कब ठीक होगा। पर ठीक है यार, जो भी होता है देखा जाएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर से नीचे कमेंट में बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए। बाज़ी 2.0 स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, पीस आउट एंड गुड बाय।